नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं, लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में तमाम अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर, और जाहिर तौर पर आप लोगों का प्यार हमें बेइंतहा मिल रहा है। इसी वजह से कुछ नया भी खबर दिन भर में आज से हम शुरू करने वाले, कुछ देर में आपको उसकी भी तस्दीक मिल जाएगी। फिलहाल कौन सी 5 अहम खबरें हैं आपको पहले बता देते हैं। आज हम किन खबरों पर नजर डालने वाले हैं। तो आज सबसे पहले जब हम जिक्र करेंगे, जिक्र दरअसल सबसे पहली खबर का करेंगे, SIR विवाद का करेंगे। सोचिए, देश की सबसे अहम पहचान आपका वोट अगर वही शंकाओं के घेरे में आ जाए तो दिल्ली से बिहार तक संसद सभा में जो सब सियासी तूफान छिड़ा है वो सिर्फ मतदाता सूची का विवाद नहीं बल्कि एक बड़े खेल की शुरुआत हो सकती है। क्या SIR नाम की इस प्रक्रिया के पीछे छुपा है कोई सियासी मास्टर प्लान? क्या 2025 के चुनावों की तैयारी इसी वोटर लिस्ट से हो रही है? ये सवाल अब हर दिल में उठ रहे हैं और सियासत की आंधी तेज होती जा रही है। डिटेल अब से कुछ देर के बाद। आखिर दिल्ली से बिहार तक क्या कुछ हुआ? इसके अलावा एक और अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र मर्जी या दबाव का करेंगे। एक ऐसा इस्तीफा जिसने पूरे देश की राजनीति में सस्पेंस की आग लगा दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक त्याग पत्र, बिना किसी बयान, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसने बीजेपी और विपक्ष दोनों को चुप करा दिया। क्या यह सिर्फ स्वास्थ्य का मामला है या बिहार चुनाव से पहले कोई बड़ी सियासी चाल है? नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति बनने की अफवाहें, सांसदों की याचिका पर विवाद और धनखड़ के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तीखे बयानों के बीच ये इस्तीफा एक गहरे राजनीतिक ड्रामे की शुरुआत हो सकता है। क्या लोकतंत्र का यह महत्वपूर्ण पद अब नई सियासत का खेल बन चुका है? सवाल अब भी हवा में, और सियासत में उठे इस नए अध्याय की गूंज दूर तक सुनाई देगी। बताएंगे थ्योरीज कौन कौन सी इस्तीफे के बाद निकलकर सामने आ रही है। तीसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे भूषण मेट योगी। 3 साल की खामोशी तोड़ गई। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 30 मिनट की बंद कमरे की मुलाकात कर ली, जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई सिरहन पैदा कर दी। लंबे समय तक दूरी बनाए रखने वाले दोनों नेताओं की यह अचानक बातचीत सिर्फ शिष्टाचार नहीं लगती है, बल्कि पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति की तैयारी की आहट है। ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके बयान कई बार सरकार के खिलाफ रहे, अब बदले हुए अंदाज में दिख रहे हैं, जिसे सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है। कहीं ये उनकी वापसी की शुरुआत तो नहीं है? ये मुलाकात क्या यूपी की सियासी सत्ता नई कहानी का पहला पन्ना है या फिर महज एक औपचारिकता? ये तो आने वाले समय ही निर्धारित करेगा, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई। डिटेल आपको बताएंगे कि इस मुलाकात में क्या कुछ खास रहा। इसके अलावा एक और अहम खबर है, दरअसल CBSE नया नियम। क्या क्लासरूम अब केवल पढ़ाई की जगह रहेंगे या फिर निगरानी का केंद्र बन जाएंगे? CBSE ने स्कूलों में क्लासरूम, गलियारों, गेट, लैब में CCTV लगाना अनिवार्य कर दिया ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बोर्ड का दावा है कि यह कदम बढ़ती हिंसा और मानसिक उत्पीड़न जैसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह निगरानी बच्चों की मासूमियत और स्वतंत्रता को कुंद नहीं कर देगी? कई अभिभावक और मनोवैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि ज्यादातर निगरानी से बच्चे तनावग्रस्त हो जाते हैं, भयभीत हो सकते हैं, उनकी पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। स्कूल प्रशासन इस कदम का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में स्कूल में लगने वाले CCTV कैमरों को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं? कहां-कहां कैमरास लगेंगे? इसकी डिटेल अब से कुछ देर के बाद हम आपके बीच लेकर आएंगे। इसके अलावा 5वीं अहम खबर, दरअसल अहम खबर नहीं, दरअसल ये हमारा एक नया सेगमेंट है। खबर दिन भर का, इंडिया वॉइस का दरअसल नया सेगमेंट, क्योंकि मैं भी रिपोर्टर हूं। इंडिया वॉइस आपके लिए दरअसल सुनहरा मौका लेकर आया है कि आप भी हमारी तरह टीवी पर अपनी बात रख सकते हैं। इसलिए खबर दिन भर में आज से एक नया सेगमेंट शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है मैं भी रिपोर्टर। इस सेगमेंट में हम खबर दिन भर की खबरों में से किसी एक खबर पर आपसे पूछेंगे आपकी राय, जो आप हमारे नंबर पर वीडियो बनाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगले दिन हम एक चुनिंदा शख्स को अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, तो देर मत कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि आज हम आपको सवाल पूछने वाले हैं आपसे, और किस नंबर पर आपको अपनी वीडियो भेजना है वो भी बताएंगे। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। तो ये दरअसल हमारा एक नया सेगमेंट है, इसकी भी डिटेल
आपको अब से कुछ देर के बाद बताएंगे। इन 5 अहम खबरों पर हम नजर डालेंगे और जाते जाते आपको बात पते की बताएंगे। लेकिन शुरुआत दरअसल एसआईआर विवाद से करेंगे। सोचिए, देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पहचान आपका वोट, और उस वोट की बुनियाद मतदाता सूची अगर वही सवालों के घेरे में आ जाए, अगर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर संसद और विधानसभा दोनों जगह हंगामा हो जाए, तो क्या यह कोई सामान्य प्रक्रिया है या पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा है? दिल्ली से पटना तक, संसद से लेकर विधानसभा तक हंगामा, तख्तियां, नारेबाजी, काले कपड़े और आरोपी की बौछार। यह सिर्फ विरोध नहीं, एक बड़े सियासी तूफान की आहट है। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के इशारों पर मतदाता सूची में गड़बड़ी कर रहा है। लोकसभा में मंगलवार को जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके, आरजेडी समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हाथों में तख्तियां, चेहरों पर गुस्सा और आवाज में साफ नाराजगी। संदेश साफ था, एसआईआर यानी कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन नहीं, स्पेशल इलेक्शन रिंगिंग है। बार बार अपील के बावजूद जब सांसद अपनी सीटों पर नहीं लौटे तो स्पीकर ओम बिरला को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में हालात और भी बिगड़ गए। प्रश्नकाल और शून्यकाल बिना चले ध्वस्त हो गया। सदस्यों ने आसन के पास पहुंचकर नारेबाजी की। आखिरकार उपसभापति को कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। पटना की अगर बात करें तो बिहार विधानसभा का नजारा किसी विरोध मार्च से कम नहीं था। विपक्षी विधायक काले कपड़ों में, हाथों में बैनर और नारों के साथ सदन में पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव खुद चौंक गए, बोले आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, फिर ये काले कपड़े क्यों? लेकिन जवाब में सिर्फ एक ही आवाज थी, एसआईआर नहीं चलेगा। विपक्ष का आरोप है कि यह एसआईआर एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है, जिससे खास समुदाय और वर्गों के मतदाताओं को सूची से बाहर किया जा सकता है। वहीं सरकार का कहना है कि चर्चा के लिए मंच तैयार है, लेकिन विपक्ष खुद चर्चा से भाग रहा है। अब सवाल यह है कि क्या एसआईआर सच में मतदाता सुधार प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई और राजनीतिक मास्टर प्लान है? क्या लोकतंत्र की नींव यानी कि वोटर लिस्ट से ही खेलने की कोशिश की जा रही है, और क्या वाकई में 2025 के चुनावों की स्क्रिप्ट अभी से लिखी जा रही है? इंडिया अलायंस के सभी साथियों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया ताकि इस पे विशेष तौर पे चर्चा जो है कराई जाए, ताकि सही बात जो है वो निकल करके आए। आप बताइए, जो बिहार का सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो बिहार विधानसभा है, और लोकतंत्र की जननी बिहार है। अगर वहीं से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, चाहे अध्यक्ष महोदय हो, सब लोग वोटर जो है, जनता जो है, मालिक जो है, वही चुनते हैं। जब उनका ही अधिकार छीन लिया जाएगा वोटर देने का, तो हम लोगों का यहाँ रहने का क्या मतलब रह जाएगा? संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा है कि हम सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आखिर आप क्या चाहती हैं? क्या आपका है इस विषय पे? अगर आप चर्चा चाहते हैं तो इसका नियम है, आप प्ले कार्ड के बजाय लिख करके दीजिए। आप प्ले कार्ड दिखाने के बजाय आप हाउस के मेंबर हैं, आप you can submit your proposal resolutions in the form accordance with the law, और वो that will be considered by your business advisory committee, और स्पीकर साहब समय देंगे। हर चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति बनाती है। आप कल्पना करिए, 8 करोड़ वोट, और 1 महीने में, 1.5 महीने में आप पूरी नई वोटर लिस्ट बनाएंगे। और अगर हम पीछे मुड़ करके अगर हम देखें, यूपी में बहुत करीब से देखा इन्होंने, इलेक्शन कमीशन किसी भी अधिकारी को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करता। अगर पुरानी सरकार रही होंगी
तो डीजीपी हट जाएगा, चीफ सेक्रेटरी हट जाएंगे और संबंधित अधिकारियों की शिकायत होगी वो हट जाएगी। आप कितनी भी शिकायत करोगे किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आप वोटर लिस्ट को लेकर के शिकायत करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को जो साथ देना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं देता। भारत के संविधान और चुनाव के कानून के मुताबिक वोट कौन कर सकता है? जो भारत का नागरिक है। तो इसकी अगर थोड़ी जांच होती है तो इसमें परेशानी क्या है? वोट कौन कर सकता है? जो अपने क्षेत्र में ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, रहता हो, तो वहां रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, इसको देखने में क्या दिक्कत है? और तीसरी बात, मैं बिहार से आता हूं, वहां का सांसद हूं। बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में 125% आधार कार्ड बन गया है पॉपुलेशन से अधिक। नहीं, सरकार का कोई इंटेंशन नहीं है कि वो जनता की और लोगों की बात सुने। जहाँ पे लास्ट मोमेंट में ये एसआईआर जैसी जो पूरी जो एक्सरसाइज चल रही है इलेक्शन के 2 या 3 महीने पहले, तो कहीं ना कहीं अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है सरकार पे और उसके इरादों पे। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है किसी भी पिछड़े, दलित समाज या कोई सामान्य जो भारत का नागरिक है वो किसी का मतदाता सूची से नाम नहीं कटेगा। अब एक और अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बात जगदीप धनखड़ की करते हैं, इस्तीफे की करते हैं। एक ऐसा चेहरा जिसे प्रधानमंत्री ने किसान पुत्र कहकर सम्मानित किया, एक ऐसा ओहदा जो देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संस्थानों में से एक है, और एक ऐसी चुप्पी जो अब पूरे राजनीतिक गलियारों में गूंज बन चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जगदीप धनखड़ की, जिन्होंने देश के उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देकर हर किसी को चौंका दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई वजह सिर्फ स्वास्थ्य है या फिर पर्दे के पीछे चल रही एक बहुत बड़ी राजनीतिक स्क्रिप्ट। 12 दिन पहले जेएनयू के एक मंच से खुद जगदीप धनखड़ ने कहा था 2027 में रिटायर हो जाऊंगा अगर भगवान ने चाहा तो। लेकिन अचानक मॉनसून सत्र शुरू होते ही राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना ही कैमरों के सामने बयान, सिर्फ एक प्रेस रिलीज और भारी खामोशी। बीजेपी भी चुप, केंद्र सरकार भी खामोश और विपक्ष हैरान। यहां तक कि जो विपक्ष कल तक उनके आलोचक थे आज पूछ रहे हैं क्या बात छुपाई जा रही है। पहली थ्योरी अगर का जिक्र करें तो पहली थ्योरी कहती है कि यह सिर्फ त्याग नहीं, एक सियासी रणनीति है। बिहार में चुनाव होने हैं और बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाकर एक बड़ा समीकरण साधा जाए। विधायक हरिभूषण ठाकुर ने भी इस थ्योरी को हवा दी। अगर नीतीश को उपराष्ट्रपति बनाया जाए तो बिहार के लिए अच्छा होगा। क्या यह धनखड़ की कुर्सी के बदले गठबंधन की मजबूती का सौदा है? दूसरी थ्योरी और भी ज्यादा नाटकीय है। कहा जा रहा है कि मानसून सत्र के पहले ही दिन जब 68 सांसदों की याचिका को उन्होंने मंजूरी दी तो सरकार को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, जिससे नाराजगी बढ़ गई। जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अहम बैठक में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू पहुंचे ही नहीं, तो क्या यह उपराष्ट्रपति के प्रति अनदेखी या फिर अपमान था? नड्डा के एक बयान, रिकॉर्ड में वही आएगा जो मैं बोलूंगा। नड्डा का यह बयान था, रिकॉर्ड में वही आएगा जो मैं बोलूंगा, ना आग में घी डालने जैसा काम किया। तीसरी थ्योरी का जिक्र करें, थोड़ा संवैधानिक और गंभीर है। धनखड़ लगातार सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते रहे हैं, चाहे वो एनजेएसी हो या फिर न्यायपालिका की शक्तियों पर सवाल। सरकार को कई बार उनके तीखे बयानों से बैकफुट पर आना पड़ा है। क्या ये भी एक वजह थी कि उन्हें टाइम से पहले रास्ते से हटाना पड़ा? तो क्या ये वाकई सिर्फ एक स्वास्थ्य से जुड़ा फैसला है या फिर कुछ ऐसा जो अभी सामने नहीं आया है? क्या बिहार चुनावों की बिसात पर कोई बड़ा मोहरा चला जा रहा है? जवाब फिलहाल धुंधले हैं, लेकिन संकेत गहरे हैं। एक उपराष्ट्रपति का यूं चुपचाप चले जाना लोकतंत्र की राजनीति में एक अनकहा अध्याय जोड़ गया है। कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। संचालन किया और ये तो वो जाने कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, ऐसा क्या स्वास्थ्य का कारण रहा, लेकिन जो प्रतीत होता है प्रथम दृष्टिया कहीं न कहीं
उन्होंने दबाव में इस्तीफा दिया है। उनकी भावना कहीं न कहीं आहत हुई है। उनके विशेषाधिकार का जो हनन हो रहा था और उनके विशेषाधिकार को जो चुनौती दी जा रही थी राज्यसभा में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के नेताओं के द्वारा, उनसे कहीं न कहीं वो आहत होंगे। कोई न कोई तो अंदरूनी कारण रहा है जिस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है। एक स्वास्थ्य कारण तो एक बहाना है, लेकिन असली कहीं न कहीं उनका इस सरकार से आहत होना ही प्रतीत होता है। मैं क्या कहूं, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया है। मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं, और मैं अकेला नहीं हूं। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। और मुझे पता नहीं अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी ही है कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। कि माननीय उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा एक तरीके से हम सभी के लिए, चाहे हमारी सरकार हो या विपक्ष के साथी हो, सभी के लिए शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है। किसी को भी जानकारी नहीं थी, अचानक ही सबको ऐसी जानकारी मिली, क्योंकि कल संसद के पहले दिन भी राज्यसभा का पूरा संचालन उन्होंने कार्रवाई का किया, तो ऐसे में अप्रत्याशित है। लेकिन साथ में उन्होंने जो कारण दिया है वो सही भी प्रतीत होता है, क्योंकि पिछले कई बार ऐसी घटनाएं हुई जब हमने देखा कि उनके स्वास्थ्य की समस्या हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य के चलते ही उन्होंने ये कदम उठाया है। और मैं इतना ही कहूंगी कि उन्हें शुभकामनाएं हैं, वो स्वस्थ हों, और हम सब उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और विपक्ष के साथ ही इसमें कुछ दाल में काला ढूंढ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि स्वास्थ्यगत कारणों से ही उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। उनके स्वास्थ्य के लिए जो है कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि वो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और अचानक जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया, एक चिंता की बात तो है, सब जगह अटकलें लग रही हैं, लेकिन मैं तो महामहिम राष्ट्रपति जी को, क्योंकि उनका अधिकार है, ये उनसे आग्रह करूंगा कि उनका इस्तीफा जो है स्वीकार कर दें। अच्छा जो है उनका कार्यकाल रहा है, वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा व्यक्तित्व है और किसानों के लिए हमेशा से खड़े रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने सरकार से अलग हटके भी कई विषयों को उठाने का प्रयास किया है, तो मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि मेरी राय है और मैं महामहिम राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। आज सवेरे और कल रात को जब मैं न्यूज देख रहा था, तो उपराष्ट्रपति जी का रिसिग्नेशन दिया ऐसा पता चला। उनकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं थी और कुछ दिन पहले एम्स में भर्ती भी थे। तो मैं डॉक्टर हूँ, समझ सकता हूँ, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वही कारण हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। धनखड़ जी ने तो मैंने कह ही दिया भैया कि आप सुबह भी अपमानित किया, आज से जो मैं कहूँ वही जाएगा। तो आप चैलेंज कर रहे हैं संविधान को, चैलेंज कर रहे हैं लोकतांत्रिक मूल्यों को। फिर उसके बाद शाम में आप एडवाइजरी की बैठक रख करके आप अपमानित कर दिया लगातार। तो इस लोकतांत्रिक मूल्यों में जब भारत के 140 करोड़ लोग परेशान हैं, अब मुख्य कानून है क्या? लगातार उनका प्रोग्राम आ गया 2 दिन के बाद। यदि अस्वस्थ होते तो पहले रिजाइन करते या बाद में करते। तो बहुत बड़ा घालमेल और तालमेल तो है, चाहे वो वर्मा जज का मामला हो, चाहे अन्य मामले हों, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। हमारे जगदीप धनखड़ जी एक बहुत ही सीरियस और बहुत गंभीर और बहुत ही सिस्टमेटिक स्टडीड हो, मतलब हमारे उपराष्ट्रपति थे। अब एक और अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं, क्योंकि दरअसल ब्रजभूषण ने मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। 3 साल ना कोई मुलाकात, ना कोई सीधी बात हुई, और फिर अचानक एक बंद कमरे में आधे घंटे तक चली वो बातचीत, जिसने यूपी की सियासत में नए सवाल खड़े कर दिए। ब्रजभूषण शरण सिंह, एक नाम जो बीजेपी का मजबूत चेहरा रहा है, आज अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंच गए। ना कोई पूर्व घोषणा, ना मीडिया ब्रीफ, लेकिन मुलाकात के बाद जो सन्नाटा है वो और भी ज्यादा बोलता है। सोमवार की शाम 5 बजे कालिदास मार्ग लखनऊ मुख्यमंत्री आवास पर अचानक पहुंचते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। लंबे अरसे से जिनके और सीएम योगी के बीच ठंडी दूरी बनी हुई थी, अचानक इतनी गर्मजोशी। अंदर मुलाकात करीब 30 मिनट चली और बाहर आते ही उनका बॉडी लैंग्वेज बदल चुका था। चेहरे पर मुस्कान, बयान बेहद कूटनीतिक, कोई खास बात नहीं थी, मुलाकात ही खास थी। लेकिन सियासत इससे
इतनी आसानी से मानने वाली तैयार नहीं है। ब्रजभूषण जो कुछ समय पहले तक अखिलेश यादव को छोटा भाई कहकर सुर्खियों में थे, ये कई बार प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठा चुके हैं। एक समय तो ये तक कहा गया कि वो खुद पार्टी से किनारा महसूस करते हैं। ऐसे में सीएम से मुलाकात, वो भी बिना किसी एजेंडे के, क्या ब्रजभूषण की वापसी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है या पंचायत या 2027 के चुनावों को ध्यान में रखकर बीजेपी कोई बड़ा दांव खेल रही है? कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष, राम मंदिर आंदोलन के पुराने चेहरे और गोंडा बहराइच बेल्ट में मजबूत पकड़, ब्रजभूषण की सियासी हैसियत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्या अब वो फिर से यूपी की सत्ता की रणनीति में फिट बैठने जा रहे हैं या ये महज एक शिष्टाचार मुलाकात थी? ये वक्त बताएगा। करके योगी आदित्यनाथ जी से मेरे 56 वर्ष के संबंध हैं। हम उनके साथ खेले हैं, वो हमारे साथ खेले हैं, हंसी भी हुआ है, मजाक भी हुआ है और वो बुलाए, हम गए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी चिंतक हैं। हाँ, ये सत्य है कि 31 महीने मैंने उनसे मुलाकात नहीं की, लेकिन जब उन्होंने मुझे बुलाया मैं गया। अब बात करते हैं सीबीएसई के नए रूल की। क्या क्लासरूम अब क्लासरूम रहेंगे या बन जाएंगे निगरानी रूम? सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब देश के सभी स्कूलों में क्लासरूम, गलियारे, गेट, लैब सभी में सीसीटीवी अनिवार्य होना है। बोर्ड का दावा है, सीबीएसई बोर्ड का यह दावा है कि यह बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कैमरे डर को खत्म करेंगे या मासूमियत को निगल जाएंगे? सीबीएसई की गाइडलाइंस कहती हैं कि छात्रों को एक संरक्षित माहौल देना स्कूल की जिम्मेदारी है। हाल ही के वर्षों में बढ़ती घटनाएं, चाहे वो हिंसा हो, मानसिक उत्पीड़न हो, शारीरिक दुर्व्यवहार हो, इन सब के मद्देनजर बोर्ड का यह कदम एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर कई पेरेंट्स और मनोवैज्ञानिक कहते हैं निगरानी से माहौल सुरक्षित नहीं, भयभीत बनता। क्या छात्र क्लास में खुलकर सवाल पूछ पाएंगे जब उन्हें लगेगा कि हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है? क्या शिक्षक सहज पढ़ा पाएंगे जब उनकी हर बात फुटेज बन रही हो? सवाल ये नहीं है कि सुरक्षा जरूरी है या नहीं, सवाल ये है कि सुरक्षा की कीमत क्या होनी चाहिए। कैमरे बच्चों को बचाएंगे या उनके व्यक्तित्व को कैद कर देंगे? सीबीएसई ने निगरानी का दायरा बढ़ाया है। अब बारी है अभिभावकों की, शिक्षकों की। क्या वो इसे सुरक्षा मानेंगे या निजी स्पेस में दखल? अब बात एक और अहम खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर जो 1% अतिरिक्त छूट देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, वो न सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि सामाजिक बदलाव की संभावनाओं को भी जन्म दे रहा है। एक तरफ जहां यह फैसला महिलाओं को संपत्ति के अधिकार दिलाकर उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करेगा, वहीं क्या यह छूट बढ़ाने का कदम सच में सामाजिक धारणाओं को चुनौती देगा या सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार बनेगा? वहीं कैबिनेट ने सरकारी गाड़ियों को कबाड़ घोषित करने, छात्रों को स्मार्टफोन की जगह टैबलेट देने जैसे फैसले भी लिए हैं, जो युवाओं की शिक्षा और संसाधनों पर गहरा असर डालेंगे। ऐसे समय में जब तकनीक और शिक्षा का भविष्य जुड़ा हुआ है, क्या ये बदलाव शिक्षा के स्तर को बेहतर बना पाएगा या बच्चों की डिजिटल आजादी को सीमित कर पाएगा? साथ ही स्टैंप ड्यूटी में छूट देने से महिलाओं के जीवन में बदलाव के कितने नए रास्ते खुलेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस फैसले से निश्चित तौर पर सामाजिक और आर्थिक माहौल में नया सस्पेंस पैदा जरूर होगा। दरअसल योगी सरकार का एक ताजा फैसला है जिसमें महिलाओं को अब 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट मिलेगी। एक सशक्तिकरण की नई कहानी जो पुराने सामाजिक ढांचों को चुनौती देने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। चलिए अब खबर दिन भर के नए सेगमेंट का जिक्र करते हैं। दरअसल इंडिया वॉइस आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आया है कि आप भी हमारी तरह टीवी पर अपनी बात रख सकें।
इसलिए खबर दिन भर में आज से एक नया सेगमेंट शुरू हो रहा है जिसका नाम है मैं भी रिपोर्टर। इस सेगमेंट में हम खबर दिन भर की खबरों में से किसी एक खबर पर आपसे पूछेंगे आपकी राय, जो आप हमारे नंबर पर वीडियो बनाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगले दिन हम एक चुनिंदा शख्स को अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और इस सेगमेंट का वो हिस्सा बन जाएगा। इसलिए आज से हम इस सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं और आज हमारा सबसे पहला सवाल है। आज का हमारा सवाल है कि सीबीएसई के नए नियम को लेकर दरअसल हमारा सवाल है। सवाल हमारा है कि क्या स्कूल, क्लासरूम, कॉरिडोर, एंट्री एग्जिट गेट और लैब्स में कैमरा लगाना सीबीएसई का सही निर्णय है? सवाल हमारा है क्या स्कूल, क्लासरूम, कॉरिडोर, एंट्री एग्जिट गेट और लैब्स में कैमरा लगाना सीबीएसई का यह सही निर्णय है? आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, वीडियो बनाइए, हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6358128421। सवाल एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, क्या स्कूल जो सीबीएसई ने अपना फैसला दिखाया है स्कूल में कैमरास लगाने का वो सही है? 6358128421 इस पर आप पहले अपने मोबाइल से वीडियो बनाइए और फिर व्हाट्सएप हमें इस नंबर पर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम कल इसी समय आपकी वीडियो हम पब्लिक करेंगे, यानी कि आप इंडिया वॉइस खबर दिन भर का हिस्सा बन जाएंगे। मतलब अब आप भी बन सकते हैं रिपोर्टर, आ सकते हैं टीवी पर। तो देर मत कीजिए, फोन उठाइए और इस सवाल पर अपनी राय दीजिए और हैशटैग मैं भी रिपोर्टर करके आप जरूर अपनी राय जरूर दीजिए। तो एक बार फिर हम आपको सवाल बता रहे हैं। सवाल है क्या स्कूल, क्लासरूम, कॉरिडोर्स, एंट्री एग्जिट पर जो कैमरास लगाने का ऐलान किया गया है सीबीएसई की ओर से वो सही है आपके हिसाब से? 6358128421 इस नंबर पर आप वीडियोस अपनी भेज सकते हैं, राय अपनी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए आप हमें अपनी वीडियो भेज सकते हैं। चलिए अब जाते जाते बात पते की आपको बताते चलते हैं। बात पते की है कि थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन याद रखना जो दिल में सच्चा होता है उसे मंजिल भी दिल से ही मिलती है। दुनिया चाहे जितनी देर करे, कद्र एक दिन उसी की होती है जो बिना शोर किए बस मेहनत करता है। मत हारो क्योंकि तुम्हारा वक्त भी आएगा। इसी बात पते के साथ तो हम आपको बात पते की बता रहे हैं, जो दिल से सच्चा होता है उसे मंजिल भी दिल से मिलती है। तो हार मत मानिए, लगातार अपनी जो कोशिश है उसको करते रहिए। तो इसी बात पते के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दे दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।